यूज़ कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक्स की वजह से उसी बैक्टीरिया पे उसका इफ़ेक्ट पड़ना ख़त्म हो जाएगा। इवन आई स्टिल रिमेंबर जब पेनिसिलिन बनाया गया तो सारी कम्युनिटी, सारे डॉक्टर्स, सबको ये लगा कि अब तो बैक्टीरिया इज़ द कप ऑफ टी और बैक्टीरिया जैसी प्रॉब्लम तो अब कुछ है ही नहीं। ओके, लेकिन कुछ ही सालों के बाद जाकर ऐसा लगा कि बैक्टीरियाज पे पेनिसिलिन के इफ़ेक्ट ख़त्म होने लगे। और एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर जिस जिस रक्षक की आप बात करते हैं, यानी जस्ट लाइक एंटीबायोटिक जो आपको बचाता है, वो खुद ही एंटीबायोटिक आपके लिए खतरनाक हो जाता है। कब? जब वही पैथोजन या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, कोई बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, उनको उनके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। सो वही एक टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको लेके एक रिसेंट अपडेट आया है। जिस अपडेट को लेके मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आज के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन आप पीछे के पेपर्स को भी देखें तो यूपीएससी ने आपके प्रीलिम्स में और मेंस में कभी एमडीआर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, कभी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कभी वो मेंस में एमआरएसए इन्फेक्शन के नाम से पूछ रहा है, और यहाँ तक कि 2018 के प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा है। तो आइए दोस्त, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे, और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ रिसेंट अपडेट जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर आया। दिस लेसन नंबर 53 जो कि साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। और वीडियो की शुरुआत में मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर रवि कररी। आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईटी दिल्ली। आई वर्किंग एज द डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल आईएएस फेस टू फेस क्लासेस जो मैं देता हूँ आपको गोरखपुर में। आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑफ साइंस टेक एंड एनवायरमेंट, और 18 सालों से आई एम इन दिस यूपीएससी टीचिंग, और 1000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, दोज ऑलरेडी गॉट सेलेक्ट। आई हैव पब्लिश 2 बुक्स जो एक्चुअली मैग्रा हिल पर पब्लिश होती है। एक साइंस एंड टेक पर आती है और दूसरा इन्वायरमेंट पर आती है। सो आपको ये बुक पढ़ना होगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस इफ़ यू आर रियली सीरियस फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। टेलीग्राम पे जो मेरा प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको मेरी पूरी की पूरी PDF मिल जाती है, सो आप यहाँ जाकर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं t.me/ravi_upsc_academy। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। आपको जाके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस होती हैं, unacademy.com/ravi grade 2010 पर मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस, और प्लस के साथ आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं। प्लस की क्लासेस जो होती हैं वो पेड होती हैं, स्पेशली क्लासेस जो होती हैं दैट इज़ अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और 23 फरवरी को जो है मेरा एक सेशन है जहाँ पे मैं बायोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ। यहीं पर आपका स्पेशल क्लास में लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप टेलीग्राम पे रहते हैं, और वो 6 और 9 PM दो टाइम में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, और जहाँ पे मैं एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला चैप्टर है दैट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसे ज्वाइन करना ना बोलें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ यू। जो मेरा कोड है वो रवि यूपीएससी है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्स अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं तो यू कैन गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इन योर फीस। दिस द बेस्ट एजुकेटर ऑफ इंडिया दैट ऑल आर अवेलेबल एट वन प्लेटफॉर्म, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़। और यहाँ पे आई ऑल्सो टेक योर क्लासेज ऑफ साइंस टेक एनवायरमेंट, जो आप मेरी क्लासेज यहाँ पर सुन सकते हैं। अनअकैडमी पर क्रैक यूपीएससी विद अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन है, जो कि 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और जीएस और सीसैट का ये मॉक टेस्ट सीरीज है जो 50% फ्लैट डिस्काउंट पे आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बेहतरीन क्या होने वाला है कि आपको लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स भी मिलने वाला है, जिससे यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशंस, मतलब अपनी प्रिपरेशन को अपने एग्जाम्स के हिसाब से आप रूप से चेक कर सकते हैं। पूरी आंसर्स की डेप्थ एनालिसिस होने वाली है, और वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग इस कोड को यूज़ करें, रवि यूपीएससी को। अनअकैडमी पर अल्ट्रा कॉम्बैट है जो 2022 के लिए है, और ये 27 फरवरी 11 AM है मॉर्निंग में। और यहाँ पर आप ऐसे जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, उन्हें एक बार चेक करना चाहिए कि आपका स्टैंड करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको काफ़ी स्कॉलरशिप और रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग द कोर्स गाइज एनरोल नाउ विद द रवि यूपीएससी कोड। साइंस एंड टेक में आज हम बात करने वाले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, जो रिसेंट अपडेट्स आए हैं। चले देखते हैं दोस्त, क्या ऐसा टॉपिक है, क्या ऐसा करंट अपडेट्स है जो यहाँ आया है। देखिए, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है, वहाँ पर ये बताया गया है कि अल्टीमेटली ये बताया गया है कि 23 ऐसे पैथोजन हैं, और साथ ही साथ 88 ऐसे पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी मदद से दुनिया में मतलब मैसिव डेथ हुआ है। ठीक है, मैसिव डेथ हुआ है। अगेन आई रिपीट, पैथोजन एक्चुअल में हम डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के लिए बोलते हैं। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो डिजीज़ कॉज करता है। जैसे मान लो ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस, ऐसा फंगल, ऐसा प्रोटोजोवन जो आपको डिजीज़ कॉज करता है, वो एक पैथोजन कहलाता है। तो 23 डिजीज़ कॉजिंग एजेंट और 88 पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशंस, यानी पैथोजन के साथ ड्रग का जो प्रभाव है ना,
पैथोजन और ड्रग का जो इफेक्ट है वही कह लो कि मतलब कि उन ड्रग्स का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, पैथोजन की बॉडी पर उनको रेजिस्टेंस आ जा रहा है, उस कॉम्बिनेशंस की वजह से अच्छे खासे डेथ पूरी दुनिया में देखे गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, जो डेटा आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। ये बोल रहा है, फिलहाल ये जो रिपोर्ट है पूरा का पूरा ये पीआईबी का है। 12.7 लाख डेथ जो है वो एक्चुअल में सीधा का सीधा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो गया है। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एंटीबायोटिक वगैरह के रेजिस्टेंस हो गए, जिसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, 12.7 लाख डेथ जो हुई है एक्चुअल में वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई है। और अनदर जो 49.5 लाख जो डेथ है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से ही जुड़ा हुआ है। ये है रिसेंट रिपोर्ट, जो ग्लोबल रिसर्च और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये मैं न्यूज़ लेकर क्यों आपके सामने आया, बिकॉज ऑफ रिसेंट अपडेट दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राम। टोटल जो 23 पैथोजन्स की हम यहाँ पर बात करें, देखो 23 पैथोजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इन 23 पैथोजन की अगर हम स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि 6 ऐसे पैथोजन हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंस का केस रखते हैं, यानी दवाइयों पर उन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। उनके पैथोजन के नाम लिखे गए हैं, एशेरिशिया कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, क्लैप्सिला निमोनी है, स्टेफिलोकोकस निमोनी है, ए बोमानी है, एनपी ऑरिगिनोसा है। ये 6 ऐसे पैथोजन है या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोनिज्म है, पैथोजन है जिन्हें ड्रग रेजिस्टेंस का केस देखा गया है। और इसकी वजह से आपको बताऊं, इन 6 पैथोजन की वजह से ऐसा देखा गया कि लगभग 9.2 लाख डेथ जो हुई है इससे जुड़ी हुई है, या फिर कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड जो डेथ हुई है 3.57 मिलियन लाख, यानी लगभग 35 से 36 लाख लोगों को इनसे जुड़ी हुई बीमारियां हुई हैं। कहीं ना कहीं वो असल में कुछ ना कुछ पैथोजन ड्रग रेजिस्टेंस का ही केस था। डायरेक्ट जो पैथोजन जो ड्रग रेजिस्टेंस का केस था वो 9.2 लाख था, 9.29 यानी अराउंड 9 लाख, और यहाँ पर डायरेक्ट 36 लाख लोगों को इनसे जुड़े हुए कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स थी। ओके, और आपको बता दें एक ऐसा पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशन है जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ और जिस पर यूपीएससी ने एक ज़माने में 2011-12 के आसपास मेंस में क्वेश्चन भी पूछा, जिसका नाम था, आपको बताऊँ, MRSA इन्फेक्शन। और ये क्वेश्चन आपके लिए एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा देखेगा, MRSA इन्फेक्शन। व्हेन यूपीएससी आज द क्वेश्चन है ना इन योर पेपर, इट वाज अ MRSA इन्फेक्शन के नाम से पूछा गया। MRSA इन्फेक्शन में M डिनोट करता है मेथिसिलिन को, R डिनोट करता है रेजिस्टेंस को, S और A डिनोट करता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस को। ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये क्या है? ये एक पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशन है। ये एक पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशन है जिसे हम MRSA के नाम से भी जानते हैं। और इस MRSA की वजह से दुनिया ऐसा माना जाता है 1 लाख से ज़्यादा डेथ हुई है। MRSA इन्फेक्शन। मेथिसिलिन क्या है दोस्त? मेथिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा, जो एक्चुअल में स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए यूज़ किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को इस मेथिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ गया, और यही स्टेफिलोकोकस ऑरियस आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। ओके, वही केस जो बना, MRSA का केस बना। अब आपको मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है जो आप मेथिसिलिन यूज़ करते थे, एंड दिस केस बिकम पॉपुलर एज अ नेम ऑफ MRSA इन्फेक्शन। जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो केस देखा गया, जनरली 2 समूह के ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा केस देखने को मिला है। ओके, सबसे पहले आपको बताऊं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जो एंटीबायोटिक ग्रुप होते हैं सबसे ज़्यादा, एक जिसको हम कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स और दूसरे से कहते हैं बीटा लैक्टम। और ये सबसे पहले इन्हीं के अगेंस्ट में आपको बताऊं, ये रेजिस्टेंस, ये जो एंटीबायोटिक है, 2 क्लास के एंटीबायोटिक हैं जो सबसे पहले दिया जाता है इन द बिगनिंग ऑफ दिस, है ना, यहाँ पर आपको केस देखने को मिल रहा है। अगेन आई रिपीट द नेम ऑफ दिस एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड बीटा लैक्टम। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब होता है सबसे पहले इसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और आपको बताऊँ 70% डेथ तो इसी रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, फ्लोरोक्विनोलिन और द बीटा लैक्टम की वजह से 70% से ज़्यादा डेथ इन्हीं की वजह से हुआ है। एंटी माइक्रोबियल्स एक्चुअल में होते क्या हैं? एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब होता है, एंटी माइक्रोबियल का मतलब होता है कोई एंटीबायोटिक, है ना, इसमें कोई एंटीबायोटिक भी हो सकता है, ओके, कोई एंटीवायरल हो सकता है, कोई एंटी फंगल हो सकता है, और कोई एंटी पैरासिटिक हो सकता है। एंटीबायोटिक जनरली कहाँ आता है? किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, है ना, किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटी माइक्रोबियल केस हो जाता है। किसी वायरस के अगेंस्ट में एंटीवायरस केस हो जाता है। किसी फंगल के अगेंस्ट में अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो एंटी फंगल हो जाता है। किसी पैरासाइट्स के अगेंस्ट में अगर हो जाता है तो एंटी पैरासाइट हो जाता है। और सारे के सारे एक्चुअल में जो है वो क्या है? एक तरह के एंटी माइक्रोबियल हैं। तो एंटी माइक्रोबियल में क्या क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में जो काम करे, यानी उनमें कोई फ़र्क ही ना हो उनका,
ये चारों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल्स आर एक्चुअली मेडिसिन जो होते हैं, है ना, ये प्रिवेंट करते हैं और ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स को। तो किसी ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट के लिए एक्चुअल में एंटी माइक्रोबियल्स का यूज़ किया जाता है अगर उनमें किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल पैथोजन अगर आपको हो गया, या वायरल बीमारी हो गई, कि फंगल बीमारी हो गई, या कोई पैरासाइट की बीमारी हो गई, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, इनके अगेंस्ट में जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल। अरे एंटी माइक्रोबियल किसके लिए यूज़ हो सकते हैं, ये ह्यूमन के लिए भी हो सकते हैं, एनिमल के लिए भी हो सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी हो सकते हैं, तीनों को इन माइक्रोऑर्गेनिज्म का इफेक्ट होता है। तो पहले मैंने आपको बताया एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। असल में होता है कि मैं आपको बताऊँ, जब आपको कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, कोई भी, ओके, कोई भी जब आपको कोई बीमारी कॉज करता है और उसके अगेंस्ट में कोई मेडिसिन जो होती है वो इफेक्ट नहीं करती है, ओके, कोई मेडिसिन है जो इफेक्ट नहीं करती है, उनको डिफिकल्ट हो जाता है उनको ट्रीट करना, वो एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का केस हो जाता है। और इसकी मदद से पता है ये बीमारी जो होती है काफ़ी तेज़ी से फैलती है, क्योंकि अब अगर उस पैथोजन को ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है ना, उस पैथोजन को ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, एंटी माइक्रोबियल जो भी रेजिस्टेंस हो गया है, तो वो आसानी से दूसरे को जाएगा और दूसरे को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन वाला पैथोजन इसके अंदर है वही इन्फेक्शन वाला पैथोजन दूसरे को भी जाएगा, तो उनको भी वो दवा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है इन द केस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक भी एक तरह का क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। देखो एंटी माइक्रोबियल में सिर्फ एंटीबायोटिक नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन एंटी माइक्रोबियल में एक आपका एंटीबायोटिक भी आता है, ओके। यानी कहने का मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत तरह के होते हैं, उनमें से एक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक भी है। WHO ने पता है क्या बोला है, WHO ने बोला है दुनिया में जो 10 बड़े खतरे आ रहे हैं ना मानव के स्वास्थ्य के लिए, उसमें से एक खतरा AMR भी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी है। यानी WHO इस प्रॉब्लम को इस लेवल पे देख रहा है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर WHO का एक रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और WHO कहता है कि जब हम इस तरह के एंटीबायोटिक या इस तरह के एंटी माइक्रोबियल्स का यूज़ करते हैं तो उसको एक लिमिट तक यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑप्टिमाइजेशन तक ही जाना चाहिए जहाँ तक उस पैथोजन का इफेक्ट हो सकता है। होता क्या है, हम उससे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और काफ़ी हद तक यहाँ पर हम डॉक्टर्स वगैरह को प्रेशर भी डालते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर देना, नहीं तो फिर देख लो, है ना। तो डॉक्टर भी अच्छे खासे प्रेशर में आया था, ऑप्टिमाइजेशन से भी ज़्यादा पहुंच जाता है और अच्छे लेवल पे आपको डोज देके जल्दी से 2-3 दिन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके बिजनेस काफ़ी सवाल है। तो कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों से भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं उजागर कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो कि गलत है। यह आपको समझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कोई माइक्रोबियल्स है, कोई एंटी माइक्रोबियल्स है, कोई एंटीबायोटिक वगैरह है, जो आप क्या कर रहे हैं, किसी एनिमल्स को दे रहे हैं, किसी एनिमल को दे रहे हैं, और वो एनिमल जो फूड बनाता है, जैसे मान लो किसी गाय को दे रहे हैं आप एंटीबायोटिक, या किसी चिकन को दे रहे हैं, किसी फिश को दे रहे हैं। यहाँ पर एक चिकन है, एक काऊ है, एक फिश है। इसके थ्रू ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इनको जब आपने कोई एंटीबायोटिक या कुछ तरह का दिया तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्या होती हैं, इनके अंदर धीरे धीरे जो भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं, धीरे धीरे इनको रेजिस्टेंस होता जाता है, धीरे धीरे इनको रेजिस्टेंस होता जाता है। इन चीज़ों को या तो आप खाते हैं, या तो इनके फीकल डिस्चार्ज ज़मीन में होते हैं, वहाँ से होकर फूड चेन से होकर या फिर आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और फूड चेन से होकर जब आपकी बॉडी के अंदर आते हैं तो ये आपको इन्फेक्शन देते हैं और फिर आपको बेड पे ले जाते हैं। और जब आप बेड पे जाते हैं, इन्हीं एंटीबायोटिक को फिर आप खाते हैं, तब इन एंटीबायोटिक पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यही एंटीबायोटिक इन एनिमल्स के अंदर जो पैथोजन थे वो इम्यून हो चुके हैं, और यही पैथोजन जब आपको डिजीज कॉज करते हैं, ऑलरेडी वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होते हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये था कि हम जो भी एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं, 70% से ज़्यादा एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। देखिए रिपोर्ट कितनी मतलब डरावनी है। 70% से ज़्यादा एंटीबायोटिक हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं, इस तरह की दवाइयाँ। और धीरे धीरे वो फूड चेन से होते थे कहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं ना कहीं एक्वेटिक सिस्टम में, पॉन्ड में भी चले जाते हैं। पॉन्ड में क्या होते हैं? पॉन्ड में होते हैं बैक्टीरिया, जैसे एशेरिशिया कोलाई, अभी हम बात करते हैं बैक्टीरिया होती है ई कोलाई। जैसे होता है क्लैप्सिला निमोनी, क्लैप्सिला कई होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। अब क्या होता है, जब ये एंटीबायोटिक यहाँ पर पहुँचते हैं, यूरिन वगैरह से होते हैं, नली नालों से होते हुए यहाँ पे पैथोजन ई कोलाई, क्लैप्सिला वगैरह पाए, धीरे धीरे उनमें इन एंटीबायोटिक का इफेक्ट जो होता है प्रभाव होना बंद हो जाता है, क्योंकि कई सालों से इनके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं। और फिर वही अगर पानी, कंटामिनेटेड पानी या कुछ भी, जब वो ह्यूमन के अंदर आता है, वही ई कोलाई और क्लैप्सिला आपकी बॉडी के अंदर आता है, उनको मारने के लिए जब आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो तो पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं,
सो जी इसीलिए WHO कह रहा है कि इसका एक ऑप्टिमम मैक्सिमम तक यूज़ कीजिए, एक्स्ट्रा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि आगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत जल्दी अगर रेजिस्टेंस का केस बन जाएगा तो। मेरे ख्याल से क्लैप्सिला और इकोलाई वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है रिपोर्ट में, उससे आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इनमें कॉजेज क्या है? देखिए ऐसा होता है कि जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स में रेजिस्टेंस होता है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। फंगी के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस होता है उसे एंटी फंगल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये तो कॉमन सेंस है। वायरस के अगेंस्ट में जो होगा एंटी वायरल रेजिस्टेंस बोलोगे। प्रोटोजोन्स जैसे मलेरिया वाले होते हैं एंटी प्रोटोजोन रेजिस्टेंस बोलोगे। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हो जाता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैंने आपको बोला एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बनाया जाता है। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है तो बैक्टीरिया पर उस दवा का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक स्पेनिश टर्म है जो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्पेनिश टर्म को भी यूज़ करना होगा। कि इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल हैं जो सुपर बग को लेके छपे हुए हैं। सुपर बग एक्चुअल में होता क्या है? देखिए सुपर बग एक्चुअल में क्या होता है, सुपर बग का मतलब होता है स्पेनिश में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सुपर बग का मतलब होता है, अगेन मैं आपको कह सकता हूं, इसका एक्चुअल में मतलब होता है ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह से जुड़े हुए। स्पेनिश में इस शब्द का मतलब यही होता है। ओके, और आपको बता दूं इस सुपर बग के अंदर जो ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस वाले केस होते हैं और या फिर टोटली ड्रग रेजिस्टेंस वाले केस होते हैं, एक्सटेंसिवली या टोटली ड्रग रेजिस्टेंस वाले केस होते हैं, वो सुपर बग के अंदर आते हैं। वो सुपर बग के अंदर आते हैं। सुपर बग का मतलब हो गया ड्रग रेजिस्टेंस का केस, ध्यान रखिएगा, चाहे एक्सटेंसिवली हो या फिर टोटली ड्रग रेजिस्टेंस हो। ठीक है, आपको बता दूं MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से ऊपर लेवल का रेजिस्टेंस होता है XDR और उससे ऊपर लेवल का रेजिस्टेंस होता है TDR। एक हायरार्की बनी हुई है, याद रखिए एक हायरार्की बनी हुई है। XDR और TDR तो बहुत बड़े लेवल पर ड्रग रेजिस्टेंस का केस देखने को मिलता है, MDR तो इन द बिगनिंग देखने को मिलता है। और इस सारे के सारे केस जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। अमिताभ बच्चन भी कहता है, देखो जो भी अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है भैया इन बिटवीन दवा खाना मत बंद करना। अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइजमेंट आता है, अगर वो ड्रग रेजिस्टेंस वाला ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो ये मान लेना कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी मिल गई है। इसलिए दवाइयाँ इन बिटवीन मत बंद कीजिए, डॉक्टर को ज़्यादा दवा देने की बात मत कीजिए, दवा का एक कोर्स प्रॉपर समय तक चलाइए। ये सब बहुत सारी हिदायतें हैं जो आपको दी जाती हैं, ये आपके मेंस के पेपर में भी आया हुआ है। छोटी छोटी बातों पर दवाइयाँ मत लीजिए, ये भी हिदायत आपको दी जाती है। अब बात होती है इन बैक्टीरिया में ऐसे रेजिस्टेंस क्यों आ जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो कहते हैं कि बैक्टीरिया में वगैरह में जीन की म्यूटेशंस होते हैं, कि जेनेटिक चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं। ऐसा कहते हैं कि बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इस तरह के जीन को ट्रांसफ़र कर देता है जिनके अंदर उस तरह के रेजिस्टेंस हो चुके होते हैं। तो जो नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर इस तरह के जीन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया से उनके अंदर भी जेनेटिक रिस्पॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको बताऊं इस तरह के स्पॉन्टेनियस चेंजेस जो होते हैं, रैंडम म्यूटेशंस, ये कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, अब आपको मैं एक दिए चलता हूँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। फिर मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पेपर में PT और मेंस दोनों में आया हुआ, लेकिन मैंने आपको UPSC का क्वेश्चन यहाँ नहीं बनाया है, अपना सेल्फ मेड एक क्वेश्चन बनाया। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर देगा। आपको एक क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक मैंने केस कहा जीन ट्रांसफर, दूसरा मैंने कहा म्यूटेशन, तीसरा कहा एंटीबायोटिक और चौथा मैंने बोला नन ऑफ द अबव। यानी इनमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के पीछे कारण हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी बच्चे मुझे सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आंसर तो दिख रहा है और मुझे पता है कि आप नीचे मुझे सही आंसर आप में से हर स्टूडेंट मुझे देने वाला है। एक क्वेश्चन है जो मैंने मेंस पे भी आपके लिए बनाया है, कोशिश कीजिएगा कि नीचे YouTube पे इसका आंसर जरूर लिखेगा, और इसका लिमिट है 200 वर्ड्स। इसका लिमिट है 200 वर्ड्स। पहली बार मैं आपको मेंस का भी एक आंसर दे रहा हूँ, देखता हूँ किसका आंसर अच्छा आता है। जिसका आंसर अच्छा होगा आपको मैं 1 to 5 रैंकिंग भी दूंगा। ओके, 1 2 3 4 5 यानी स्टार की रैंकिंग भी दूंगा, पर ध्यान रखिएगा आप इसके आंसर को लिखिएगा। क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट द वर्ल्ड फेसेस टुडे डिस्कस। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और इसके बारे में आप बताइए वर्ल्ड इसको किस तरह से देख रहा है, किस तरह के चैलेंजेस है ना, इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसको बताइए। ठीक है, अंत में आपको बताता हूँ इस PDF के लिए आप टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है t.me/Ravi UPSC_Unacademy। यहाँ से जाइए, अपना टाइम बचाइए। अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस हैं यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। मैंने अभी आपको बोला है कि 23 फरवरी को जो मेरी क्लास है वो 6 और 9 PM बायोलॉजी की क्लास है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको 2 पार्ट में करा रहा हूँ। ये इसी पर जाकर आप मेरे साथ ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक पर मैं आपको वो वीडियो के लिंक दे रखा हूँ लेक्चर के बारे में। रवि UPSC मेरा कोड है, कोर्स को ज्वाइन करते समय इसे ज़रूर यूज़ करें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो आप देख सकते हैं, ये इज़ द बेस्ट जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है।
इवन प्लस से बेटर है क्योंकि यहाँ पे एक मेंटरशिप मिलती है, एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस होते हैं, आपके स्टडी प्लानिंग होती है, ओपन हाउस सेशन भी होता है, एजुकेटर्स के साथ आपको जुड़ने का मौका भी मिलता है। अनअकैडमी पर प्लस के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और इसके अलावा जो ऑप्शनल के कोर्सेज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। यूपीएससी में आपको लोन फैसिलिटी भी दी जाती है। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना और फाइनेंशियल क्रंच है तो अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है 0% EMI पर। इवन इट इज़ अ वेरी यूनिक जो आपको मिल रहा है पहली बार अनअकैडमी पर लाइव मेंटरशिप। आप ऐसे हर स्टूडेंट 1-to-1 इंटरेक्शन करके मेंटोर के साथ जुड़ सकता है। आपके रीजनल लैंग्वेज में कोशिश की जाती है आपके साथ जुड़ने के लिए। सेशन के लिए आप किसी भी डाउट्स के लिए आप सीधा अपना सेशन को बुक करा सकते हैं। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है, स्कोर टोस्टर बेस्ट सीरीज़ है जो 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चन लेके हम आपके साथ जुड़ते हैं। 5 सब्जेक्ट्स को लेकर मंडे टू फ्राइडे 10 बजे हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और ये पूरा का पूरा रोड मैप है। यूपीएससी CSE फिल्म्स को लेकर यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हो रही है, MCQ बेस्ड है, पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। कंसेप्ट और फैक्चुअल दोनों चीज़ों को यहाँ पर कवर किया जाता है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज़ फॉर यूपीएससी CSE जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स को लेकर हिंदी और CSAT आपके साथ डिस्कशन होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है। अंत में आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट टेक कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। साइंस टेक का एक सेशन जो है वो समाप्त हो चुका है और अब इन्वायरमेंट के अगले सेशन में हम मार्च में अपने बैच को स्टार्ट कर रहे हैं प्लस पर या आइकॉनिक कोर्सेज पर। यहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऐसे यहाँ से 30 to 35 क्वेश्चन आसानी से आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो दीज 2 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको प्लस पे डील कर रहा हूँ। अंत में यूपीएससी CSE बैचेस जो हैं पीछे के 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। ये 22 और 23 दोनों के लिए, 22 के लिए एक बूस्टर बैच है और 23 के लिए आपका पूरा का पूरा बाइलिंगुअल आपको 19 फरवरी के लिए 19 फरवरी से जो बैच है 2023 के लिए पूरा ही यहाँ पे स्टार्ट है। 20 GS बुक्स भी आपको दिए जा रहे हैं। अगर किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, काउंसलर से आपको जोड़ना है, रिकॉर्डिंग और प्रिपरेशन जर्नी में कोई दिक्कत आ रही है, कन्फ्यूज़न आ रहे हैं, इवन सब्सक्रिप्शन लेने में या फिर कोई लेटेस्ट ऑफर को जानने में, तो आप ये दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7825860259 और जब भी आप कॉल करें रवि यूपीएससी कोड जरूर यूज़ करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस PDF को आप टेलीग्राम से जाके ले लें। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।